नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल फीचर्स वानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 24 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे। अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का नेक्स्ट में एग्जाम है उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम अन्य क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कल के हमारे एनालिसिस से कई क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों ओवरऑल पेपर जो था वो इजी था, ठीक है। ईवीएस, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आए हैं लेकिन ये भी इजी थी, ठीक है। दोस्तों कल लद्दाख से प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछ लिया गया है, तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप जो भी एनालिसिस वीडियो हो आप देखें ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और शायद जल दिवस से भी क्वेश्चन आज पूछा था। जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता ना, तो उससे भी क्वेश्चन आज पूछा गया था, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी जल दिवस हैं, जितने भी दिवस हैं आपको उनको याद कर लेना है। जैसे पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है, ठीक। और जैव विविधता दिवस आपका 22, ठीक, मई को होता है। ये सब आपको याद रखना कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने दिवस हम अपने वीडियो पर बताए भी हैं हम आपको दिवस के बारे में, ठीक। हाँ, लद्दाख के बारे में जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हम उनको बता दे रहे हैं आपको। देखिए लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा, ठीक है। लद्दाख और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, ठीक। इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठंडा रेगिस्तान है ये, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश है ये। यहाँ के जो घर बनते हैं इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कश्मीर में जो घर बनते हैं, लद्दाख में, मनाली, असम, यहाँ जो घर बनते हैं इनसे भी प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ घर दोस्तों लकड़ी, मिट्टी, पत्थर एवं समतल, यहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। तो आपको याद रखना लकड़ी और पत्थर के यहाँ घर बनते हैं। जैसे मनाली में घर जो बनते हैं दोस्तों, वो सेम इसी तरह लकड़ी और पत्थर के बनते हैं। और दोस्तों जो आप कश्मीर में घर बनते हैं वहाँ दोस्तों पत्थर के घर बनते हैं, ठीक है। पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रख करके वहाँ घर बनाया जाता है। कश्मीर की बात हो रही है तो कश्मीर के घर भी पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। वहाँ जो दोस्तों आपको पता होगा कि वुलर झील है, ठीक है। वुलर झील में वहाँ हाउस बोट देखने को मिलती है जो घर की तरह होती है, आपको पता होगा। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। और जो वहाँ खिड़कियाँ होती हैं उनको डाब कहा जाता है, खुली खिड़कियाँ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों असम के जो घर होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं। वहाँ जो दोस्तों जब बारिश होती है तो 10 से 12 फीट ऊंचे घरों को बनाया जाता है बांस से, ठीक है, बांस की लकड़ियों से, ठीक है, घर को ऊंचे बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा। राजस्थान से दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन। तो राजस्थान में जो घर बनते हैं आपके वो मिट्टी के बनते हैं, ठीक है, और गोबर का लेप लगाया जाता है ताकि कीड़े न लगें। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इन लद्दाख से और प्रश्न पूछे, इनकी जनजातियां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बाल्टी, बेड़ा, बाट, बोटो, ब्रोकपा, ट्रोकपा, ड्राई, सिन, ठीक, चांगपा, गर्रा, सोम, पुरीगप्पा, ये सब यहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है। और चांगपा जनजाति यहाँ बहुत फेमस, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जो ये घरों पर रहते हैं तंबू के आकार के, मतलब जो कोन शेप इनके घर होते हैं दोस्तों, उसको रेवो कहा जाता है। चांगपा जनजाति जहाँ रहती है। और दोस्तों चांगपा जनजाति ये बकरियाँ भेड़ पालती है, आपको पता होगा। तो इसमें ये जो पाशमीना बकरियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है, जिनसे मतलब जो है आपकी पाशमीना शॉल बनाई जाती है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। जो इनके जानवर होते हैं चांगपा जनजाति के, तो उनके रहने का स्थान होता है लेखा। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो पाशमीना से क्वेश्चन पूछा जाता है, पाशमीना शाल ये 6 स्वेटरों के बराबर होती है। एक पाशमीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर होती है। इसको बुनने में 250 घंटा समय लगता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ईवीएस में, लोकटक झील से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। लोकटक झील ये मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। आपको याद रखना है पूर्वोत्तर भारत की, पूर्व साइड की सबसे बड़ी मीठे जल की यानी पानी की झील है। ये तथ्य आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात दोस्तों जो आपका आज प्रश्न पूछा गया था, तो इस झील पर जो हिरन रहते हैं वो कौन से हिरन, उनका नाम पूछा गया है। लोकटक झील में रहने वाले हिरन का नाम पूछा गया आज के प्रश्न, आज के पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों ये जल की सतह पर तैरते, ऊपर तैरती कुमड़ी यानी दलदल, यानी जो मतलब दलदल नहीं होता है, यानी का समझ सकते हो कि आप ऊपर की जो मिट्टी होती है ये जल की सतह पर तैरती रहती है, जिसको कहा जाता है फूमडी,
क्या कहा जाता है वहाँ की भाषा में? फुमड़ी, दलदल उसे कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो है मिट्टी ऊपर वाली तैरती रहती है इसकी जल की सतह पर। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, इसी पर है। केबुल लामजाओ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है एक, जो इस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका दुनिया का, ठीक है ना, पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, और ये लोकटक झील पर है, ठीक है। और इसी केबुल लामजाओ पर दोस्तों, ठीक है, जो आपका हिरन पाया जाता है, यहाँ का जो राजकीय पशु है, ठीक है, राजकीय पशु हिरन, जिसका नाम है डांसिंग डियर, ठीक है, जिसका नाम है सांगाई, जिसको डांसिंग डियर यानी हिरन भी कहा जाता है, डांसिंग डियर कहा जाता है, संगाई, इसका नाम क्या है? संगाई। ये हिरन दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है इस झील पर। तो यही क्वेश्चन आज पूछा गया था, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। ये अंतिम प्राकृतिक आवास है दोस्तों इसका यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों इस झील को 1990 में रामसर अभिसमी में आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया था। आर्द्र भूमि मतलब जिसमें नमी ज़्यादा होती है, आपको पता होगा। जो आर्द्र भूमि दोस्तों रामसर अभिसमी पारित हुआ था आपका 1971 में ईरान में पारित हुआ था पहली बार, ठीक है, 1971 और 72 में, और भारत ने इसमें साइन किया था, ठीक है। इस जो सम्मेलन हुआ था ईरान में हुआ था, इसमें भारत ने साइन किया था 1982 में 1 फरवरी को, ठीक है। और भारत में इस समय 75 रामसर साइट हैं, आपको ये भी याद रख लेना है। 2 फरवरी के आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। इसके पश्चात दोस्तों आपके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है आपकी चिल्का है दोस्तों, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का है, उड़ीसा में है। लाइगून झील भी है। सबसे ऊँची झील है दोस्तों आपकी चुल्हामू जो आपकी सिक्किम में है, ठीक है, याद रखिएगा इस तथ्य को आपको। ओके दोस्तों, इसके पश्चात सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड ये केरल में है। बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी बुलर कश्मीर में है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक, ठीक है, झील सबसे बड़ी है भारत की, ये सांबर राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। एक काजीरंगा होगा, आपको याद होगा काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, असम में है, ये भी आपका तथ्य पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसके पश्चात दोस्तों आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो भीतरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका, ये उड़ीसा में है, जहाँ पर यहाँ घड़ियाल बहुत फेमस है यहाँ के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके पश्चात जो घाना पक्षी विहार है, जैसे आपका ये हो गया राजस्थान में हो गए, केवला पक्षी विहार आपका, ये भी राजस्थान में, इनको आपको याद रखना है। और हांगुल, ठीक है, हांगुल एक मतलब जो है जंतु है, हांगुल मृग है दोस्तों, जो आपका दांती जाम, ठीक है, दांती गाम ये आपका कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो वहाँ पाया जाता है, हांगुल दांची गाम, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। दांची गाम दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? कश्मीर में, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आज पूछा गया। हाथी से आज फिर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों बहुत दिन बाद। देखिए हम कहते हैं ना कि जो प्रश्न रह गए हैं, यानी मतलब जो देखिए प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हीं को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको याद रखना है आपको, ठीक है, वो प्रश्न हमेशा आप याद रखिएगा। और वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। एक दिन में ये 100 केजी पत्ते खा जाता है। 3 महीने का हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 200 केजी होता है। झुंड में हाथनी रहती है और 14-5 साल के लगभग हाथी रहते हैं। ये कहीं पर शायद 14 या 12 साल के यही होगा, ठीक है। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों जो आपका क्वेश्चन आज पूछा गया था, 3 से 4 घंटे आराम करता, इन्हीं से क्वेश्चन बना था, ठीक, ऑप्शन दिया था, कौन सा गलत है ऐसा कुछ था। पानी और कीचड़ में से खेलना पसंद होता है, ठीक, ठंडक मिलती है इसको इससे। और 14-15 साल का जो हाथी होता है बाद में झुंड छोड़ देता है, 14-15 साल बाद,
14-15 साल बाद हाथी जो होता है दोस्तों झुंड छोड़ता है। इसका मतलब 14-15 साल के हाथी इसके मतलब हाथनियों को झुंड में रहते हैं, झुंड में हाथनियाँ रहती हैं और बुजुर्ग जो हाथनी उसी की नेता होती है। इसके बाद दोस्तों आपके पशुओं से क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछे ही जाते हैं, कभी ना कभी तो कभी नहीं पूछे जाते, अगर किसी शिफ्ट में तो अगले शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको स्लॉथ से क्वेश्चन आता है, ये सबसे आलसी दुनिया का जीव है, 17 घंटे सोता है, आपको पता होगा, पेड़ की डाल पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना है, इससे प्रश्न बनता है। ये भालू के जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। बाघ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछा गया था, इसकी गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है और ये जो है आवाज़ अब पहचान सकता है और देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, 6 गुना हम लोगों से ज़्यादा होती है। रैकून से क्वेश्चन, ये बिल्ली के जैसा होता है दोस्तों, ये भी एक मांसाहारी जीव होता है जो मछलियों और मेढक को धुल करके खाता है और इसकी IQ यानी मतलब जो है आप समझ सकते हो कि बहुत तेज़ होता है ये, ठीक है, यानी हाँ इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना रैकून की, ये तथ्य पूछे जाते हैं। इसके बाद उल्लू से आज फिर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पक्षियों से देखिए हमने कहा ना क्वेश्चन आप जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस कभी एक शिफ्ट नहीं पूछा जाता तो अगले शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाता है। उल्लू से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि उल्लू की आँखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, तो आप ये आप याद रखिएगा, उल्लू की आंखें हमेशा मनुष्य की तरह सीधी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसके बारे में और तथ्य बता देते हैं, ये अपनी गर्दन को पीछे 270 डिग्री तक घुमा लेता है, रात्रि में जगता है। क्यों जगता है? रात्रि में जगने वाला है दोस्तों, और ये रात में जगता है तो इसको काली और सफ़ेद चीज़ें दिखती हैं, ये आप याद रखिए। क्यों काली सफ़ेद चीज़ें दिखती हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें रेड सेल पाई जाती है, सॉरी रॉड सेल, रॉड जो हमारी आंखें होती हैं उसमें 2 तरह की सेल पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होती है, एक कोन सेल होती है, हमने बताया है अपने वीडियो पर। तो जो रॉड सेल होती है दोस्तों ये हमेशा रात्रि में काम करती है, यानी काली सफ़ेद की मतलब जो है ये कलर दिखाती है, और जो कोन सेल होती है प्रकाश में काम करती है, हमेशा रंगीन कलर दिखाती है, ठीक है ना, यानी जो जितने हम कलर देखते हैं ये कोन सेल के बदौलत देखते हैं, ठीक है। ये मनुष्य में पाई जाती है, रॉड सेल भी मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन जानवरों में रात्रिचर जो होते हैं उन जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ठीक है। रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं उनको हमेशा काली और सफ़ेद चीज़ें दिखती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों ये घोंसला जो बनाता है आपका, सुनसान जगह पर घोंसला बनाता, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, कोयल से प्रश्न पूछा गया था, कुकू करती है, ऐसी आवाज़ कौन सी चिड़िया है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोयल है वो। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले पर ये अंडा देती है अपने, ठीक है, जो अंडे बच्चे जो भी देती है, ठीक है, अपने ये अंडे ही देती है। एक दौर्जिन चिड़िया होती है दोस्तों, तो दौर्जिन चिड़िया आपकी बता दें कि ये मतलब जो घोंसला बनाती है अपना पत्तों को सी करके दोस्तों घोंसला बनाती है। बसंत गौरी को एक बारबेट जिसे कहा जाता है, ये अपना घोंसला दोस्तों पेड़ के तनों पर बनाती है, ठीक है, तनों पर। जो बसंत गौरी दोस्तों होती चिड़िया पेड़ के तनों पर घोंसला बनाती। कल चिड़ी जिसे रॉबिन भी कहा जाता है दोस्तों, ये पत्थरों पर घोंसला बनाती है, पत्थरों पर, जिसे मतलब जो है और जितने भी मुलायम चीज़ें होती हैं उनको जाकर के उसमें रखती है। कौवा जो होता है दोस्तों ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, अपने घोंसले पर लोहे के तारों का प्रयोग करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों जो अब पक्षियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीवर होता है, वीवर ये नर जो होता है, नर पक्षी, ये घोंसला बनाता है, मादा जाकर के अंडा दे देती है और जो अच्छा लगता है उसको, ठीक है। मैना ये झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। शकरखोरा दोस्तों इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये सनबड़ इसे कहा जाता है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है। चील से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा आप एक ही घोंसले का प्रयोग करती है और इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है दोस्तों। चील हो गया, बाज हो गया और आपका गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि हमसे 4 गुना तेज होती है, मनुष्यों के से 4 गुना तेज दृष्टि होती है इनकी। कबूतर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये परजीवी का काम करता है, भैंसों के ऊपर बैठा रहता है, ऐसा कुछ प्रश्न बनता है, ठीक है। इसकी चोंच जो है लाल होती है, ओके। इससे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं दोस्तों। और पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहते, ये भी आज प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं पाती हैं, जैसे हमारी आँख की पुतलियाँ घूम जाती हैं, इस वजह से हम इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन ये गर्दन हिला करके इधर उधर देखते हैं, इनकी आँख की पुतलियाँ क्योंकि घूम नहीं पाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पश्चात प्याज से क्वेश्चन आज फिर पूछा गया है दोस्तों। प्याज से क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी पूछा गया था।
मिट्टी ये क्रम पूछा गया था प्याज का। तो मिट्टी खोदना पहले, फिर मिट्टी की जुताई करना, फिर बीज बोना, पानी देना यानी सिंचाई करना, फिर खरपतवार निकालना और फिर कटाई लास्ट में करना, उखाड़ करके, ठीक है, उसको काटना होता, पहले उखाड़ना होता फिर काटना। तो ये क्रम होता, आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, और ये खाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग खाया जाता है किस चीज़ का, तो ये भी आपको याद रखना है, हम किसी अन्य वीडियो में बता देंगे, ठीक है। जैसे लहसुन के पिछले किसी एग्जाम में पूछा था कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपका घटपंडी से आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, हमने अन्य वीडियो में बता रखा है इसको, जो एनालिसिस किए थे इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ये एक पिचर पौधा प्लांट होता है, ये कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है, इसे मांसाहारी कहा जाता है, उत्पादक भी होता है, ये कीटों को खा करके पूर्ति करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो ये अपने पोषण की पूर्ति करता है, पोषण तत्व की कमी को पूरा करता है। जो नाइट्रोजन होती दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन जब कम हो जाता, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ठीक, कीड़ों को खाता है, ये आपको याद रखना ही क्वेश्चन आज पूछा गया है। और इसकी बात करें अगर, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। अन्य जो कीटभक्षी पौधे होती हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ड्रोसेरा, सेरोसेनिया और डायनिया, ये अन्य कीटभक्षी पौधे हैं कीटों को जो खाते हैं। इसके पश्चात जो क्वेश्चन पूछा गया आपका ईवीएस में, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में, मेघालय में होती है, खासी पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और जो मतलब दूसरे नंबर में आपका चेरापूंजी है, ठीक है, चेरापूंजी, याद रखिएगा कि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती, ये गलत है, ठीक है, सर्वाधिक मासिनराम में वर्षा होती है, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जब भोजन का प्रवाह होता है दोस्तों, वही खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। देखिए, दिए गए खाद्य श्रृंखला में सभी हिरन मारे गए तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन, यही सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इस तरह की एक खास श्रृंखला बनी थी। देखिए, जैसे घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। अगर जो है हिरण मर जाए तो शेरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शेर की आबादी कम हो जाएगी, श्योर सी बात है कि शेरों को खाना नहीं मिल पाएगा, उनकी आबादी कम हो जाएगी और घास संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरण मर जाएंगे, घास जो है बढ़ जाएगा, घास चरेगा कौन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपके एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, पिछले एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी खाद्य श्रृंखला के चरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों पहले देखिए, आपको बता दें, घास होती है, मतलब घास को टिड्डी खाएगा, फिर टिड्डी को मेढक खाएगा, मेढक को सांप और सांप को गिद्ध खाएगा। तो इनका एक स्तर होता है, पोषण स्तर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले मतलब जो है एग्जाम में पूछा गया था, यह शायद 17 या 18 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया था सीटेट में। तो प्रथम पोषण स्तर होता है दोस्तों, जो आपका घास, ये प्रथम पोषण स्तर है, यानी प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक आप समझते हैं ना, जो खाना बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है, स्वपोषी जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके घास होते हैं, इन्हें प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है। द्वितीय पोषण स्तर में आपके टिड्डी आ जाएंगे, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा, क्योंकि ये इन पर निर्भर है, यानी घास पर टिड्डी निर्भर है, इसीलिए उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता क्या होता है, जो मतलब जो किसी दूसरे से मतलब जो ग्रहण करता है चीज़ों को, ये शाकाहारी होता है। मेढक दोस्तों ये आपका तृतीय पोषण स्तर है, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है, मांसाहारी होता है। फिर सांप आपका चतुर्थ पोषण स्तर है, यह तृतीय उपभोक्ता है, उच्च मांसाहारी होता है। फिर पंचम पोषण स्तर होता है, इसमें चतुर्थ उपभोक्ता वाले प्राणी आते हैं, ठीक है, ये उच्च मांसाहारी इसमें भी होता है, ठीक। ये आपको तथ्य याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया था दोस्तों, RTI, ठीक है, RTE किसे, RTE राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था। 2009 में इसको लागू किया गया था, आपको पता नहीं, 2009 में बनी थी ये एक्ट, 2009 में बना था, 2010 में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, आज क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस मतलब एक्ट के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है। जो नया नियम लागू हुआ है आपको पता होगा, उसमें 3 से 18 कर दिया गया, ये आप याद रखिएगा, ये अभी तक मतलब इम्प्लीमेंट नहीं है। और 46वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 2002 में दोस्तों अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को, ठीक है ना, शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। पहले अनुच्छेद 45 में था ये, लेकिन बाद में अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 का काम है
अनुच्छेद 21 में आपको पता होगा कि जीवन एवं जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें स्वच्छ पानी का पीने का अधिकार, दूषित रहित पर्यावरण का अधिकार होता है, प्रदूषण रहित। तो दोस्तों ये आपका एक अनुच्छेद 21 है। और 21 का है आपका शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात होती है। और इसी को जो आपका मूल कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 का में है, ठीक है। तो उसमें जो है 11वां, ठीक है, नंबर जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य कितने थे आपके? 10 थे, बाद में 11 हो गए हैं 46वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण तीन समिति की, ठीक है, सिफारिश पर मूल कर्तव्य थे वो बनाए जाते हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ठीक। और जो मूल अधिकार हैं आपके अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में हैं। और मौलिक जो आपके नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और मूल अधिकार 6 हिस्से हैं, पहले 7 थे, ठीक। और 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके, ठीक है, उनको जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। बाद में अनुच्छेद 300 का में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। निपुण भारत मिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो निपुण भारत मिशन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसके बारे में वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप जाकर के देख सकते हो। ये प्रारंभ होता है 5 जुलाई 2021 में। जो उस समय शिक्षा मंत्री थे आपके निशंक पोखरियाल निशंक थे ना, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी लास्ट का कुछ अक्षर पूछा गया था फुल फॉर्म में, कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड न्यूमरेसी। ये आपको याद रखना है। न्यूमरेसी शायद लास्ट में भी पूछा गया था कि कौन सा होगा लास्ट में। और इसका लक्ष्य ये होता है दोस्तों कि 3 से, ठीक है, 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को, कक्षा 3 के बच्चों की बात होती है, ग्रेड 3 कक्षा 3 तक के बच्चों को, ठीक है ना, आपको 2026-27 तक संख्यात्मक ज्ञान एवं पठन निपुणता से निपुण करना है। यानी मतलब दोस्तों आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, ठीक है, आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान से बच्चों को निपुण करना है। कक्षा 3 तक के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल वाटिका भी शामिल रहेगी, और 2026-27 तक, ठीक है। परख देखिए पूछा जाता है, तो परख दोस्तों आपका ये एक मूल्यांकन केंद्र है, सेंटर होता है, जो आपकी नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत है, ठीक। NEP 2020 से भी आज प्रश्न आए हैं 1-2। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछा, हाँ, अब CDP से आते हैं। अभी इतने देखिए, इतने क्वेश्चन दोस्तों आपकी EVS में पूछे गए थे, और CDP से जो क्वेश्चन पूछे गए डेली जो पूछे जाते हैं आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने कहा बच्चे जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं चीज़ों को, सक्रिय रूप से अपने सिद्धांतों का निर्माण खुद करते हैं, ऐसी बात इन्होंने बताई थी दोस्तों। इनका जो इंद्रियागामक अवस्था थी ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। इसमें वस्तु स्थायित्व होता है बच्चे के में, यानी बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। जैसे जो इंद्रिय होती, ज्ञान इंद्रिया होती ना 5, जो आँख होती है, ठीक है, नाक होती है, कान होती है, ज्ञान इंद्रिया होती है, तो इनके माध्यम से वो चीज़ें सीखता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जो आपकी है 2 सर इसी से प्रश्न पूछा, 2 से 7 वर्ष है, तो इसी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे जो चीज़ों को मतलब रिवर्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके अपलटावी की मतलब जो है इस समय बच्चे में प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, मतलब कि जैसे कि 2 + 4 = 6 हो जाएगा, तो अगर बच्चे से कहा जाए 4 + 2 = कितना होगा, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। यानी चीज़ों को अगर पलट दिया जाए तो उनको वो नहीं कर पाएगा। यानी बच्चे में इस समय भाषा का विकास कम होता है, यानी मैथ का ज्ञान नहीं होता, यानी जैसे पैसा मुद्रा का भी ज्ञान नहीं होता है, और तुलना नहीं चीज़ों की कर पाएगा। यानी इस समय बच्चा सजीव निर्जीव को चीज़ों को नहीं जान पाए, समझ पाता है। ये भी आपको याद रखना है।
यानी सजीव निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। जब निर्जीव को ही सजीव समझ लेता है तो उसे जीववाद कहा जाता है। इसी समय ऐसा होता है, अहम केंद्रित होता है इस समय दोस्तों, यानी बच्चा खुद को ही भगवान समझता, खुद को सब कुछ कम समझता, बाकी दुनिया को कुछ नहीं समझता। प्रतीकात्मकता होती है इस समय, यानी बच्चा जो है खेलों के माध्यम यानी सिंबल के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। संरक्षण पाया जाता है। संरक्षण का मतलब होता है साइज शेप में अंतर नहीं कर पाता है। केंद्रीकरण होता है, बच्चा एक ही चीज़ में ध्यान लगाता है। ठीक है, अगर मोबाइल दे दिया जाए तो वो गेम ही खेलेगा और बाकी समझेगा मोबाइल का कोई यूज नहीं है। क्रमबद्धता का अभाव होता है, हमने बताया ना, मैथ का ज्ञान नहीं होता इस समय बच्चे में। और जिन चीज़ों का अभाव आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी क्रिया के पूर्व की अवस्था होती है, यानी बच्चा देख लेता है चीज़ों को, मतलब जो है समझ लेता है, लेकिन उनमें कोई क्रिया नहीं कर पाता इस टाइम। ओके दोस्तों, इस अवस्था में। लेकिन जो आपकी इन सब चीज़ों की पूर्ति दोस्तों, जैसे कि पैसे का ज्ञान हो जाता है बच्चे, मतलब मैथ का विकास हो जाता है, यानी चीज़ों में अंतर तुलना सब कुछ कर लेता है, सजीव निर्जीव में अंतर कर लेता है। और जैसे आपको नोट दोगे तो वो समझ जाएगा और छोटे बड़े में अंतर कर लेगा। तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जिस समय बच्चा जो है चिंतन प्रारंभ कर देता है, और ठीक है ना, जो मूर्त चिंतन करता है, यानी चीज़ों को देख करके चिंतन करता है, आगमनात्मक जो है चिंतन करता है बच्चा, ठीक है, मूर्त चिंतन, ठीक है। और जो दोस्तों आपकी लास्ट वाली अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये वैज्ञानिक चिंतन निगमनात्मक चिंतन करता है इसमें, ठीक है। पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण। तो दोस्तों ये आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इस समय परिकल्पना भी बच्चा कर लेता है, ठीक है। ये मतलब बच्चे में विकास हो जाता है, यानी तार्किक चिंतन आपका इसी अवस्था में करता है, तार्किक चिंतन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन जो आज पूछा गया था अपलटावी चीज़ें पूछी गई थी। अगर पलटावी की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था बच्चे में पलटावी धारणा विकसित हो जाती है इस अवस्था में। इसके बाद कोहलबर्ग से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आज पूछा गया दंड वाली चीज़, जो दंड की अवस्था ना, दंड एवं आज्ञा की अवस्था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अमेरिका के थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। ये इन्होंने कहा था कि पुरुष को इसमें प्राथमिकता दी गई है। पूर्व देखिए 3 चरण बताए थे नैतिक विकास के, पूर्व, परंपरागत चरण, लौकिक चरण, रूढ़िगत चरण, आप कुछ भी बोल सकते हो। 4 से, ठीक है, 10 वर्ष की अवस्था वर्ष के बच्चों में होती है, ठीक है। इन्होंने एक हिंज की कहानी बताई थी बच्चों को, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला था, ठीक है। बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो पहली अवस्था इन्होंने इसमें बताया था कि बच्चा दूसरों को देख करके नैतिकता करता है। तो इसमें दंड की बात होती है, दंड एवं आज्ञा की। जब बच्चा मम्मी की डर से कि कोई काम करता है, नैतिकता करता है, जैसे कोई घर में आया, बच्चे ने उसके पैर छू लिए, कि उसका डर होता है कि मम्मी मारेंगी। साधन सापेक्ष जैसे को तैसा, कल पूछा गया था, जैसे को तैसा। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अगर किसी ने बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो बच्चा भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा, ठीक। तो मतलब बच्चे में जो है साधन सापेक्ष होता है, यानी मतलब जो चीज़ें मतलब उसके सामने हो रही होती, उसी के उल्टा वो चीज़ें करने लगता है, यानी ऐसी नैतिकता करता है कि अगर तुम हमारी पेंसिल तोड़ दोगे तो हम भी तुम्हारी को तोड़ देंगे, यही नैतिकता है। इस समय नैतिकता शून्य होती है, नैतिकता अनुपस्थित होती है, बच्चे में सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जो दूसरी अवस्था होती है दोस्तों इनकी, तो इसमें समाज को देख करके बच्चा नैतिकता करता है। इसमें पहली अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की भावना होती है बच्चों में, यानी मम्मी पापा को गर्व महसूस करवाना होता है कि मम्मी पापा इन पर गर्व करें। कानून और व्यवस्था को देख करके मतलब चीज़ करता है, जैसे कि जो कानून ने नियम बना रखे हैं कि रेड लाइट जलने पर रुक जाना है, जेब्रा क्रॉसिंग में, तो बच्चा रुक जाएगा, ठीक है। ये नैतिकता है उसमें। फिर लास्ट वाली जो दोस्तों आपकी चरण है, इसमें 2 अवस्थाएँ हैं। तो इसमें दोस्तों खुद के मतलब इस समय बच्चे में नैतिकता का खूब विकास हो जाता है, यानी खुद के मानक हिसाब से काम करता है। 13 वर्ष के बाद की अवस्था, जैसे सामाजिक अनुबंध, इसमें क्या होता है कि बच्चा यानी जो नियम समाज के लिए गलत है, यानी जैसे किसी का अनभला हो रहा है तो वो समाज के लिए नियम नहीं है, उन नियम को वो बच्चा क्या कर दे, उल्लंघन कर देता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का मतलब जो है अनभला हो रहा है, उससे, ठीक है, नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति यानी जो बालक होगा उस नियम को तोड़ देगा, ठीक। सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब होता है जो हमेशा जो मतलब सत्य है तो सत्य है, यानी जैसे दहेज लेना मतलब गुनाह है तो बच्चा नहीं ले सकता, बेशक समाज में प्रचलित हो। इसके पश्चात दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वायुकोष्ठी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वायुकोष्ठी से आज क्वेश्चन हमें पता नहीं, लेकिन इनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको बता देते हैं। वायुकोष्ठी रूस के थे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने समाज
समाज, संस्कृति और भाषा को प्रमुख माना था बच्चे के सीखने में। यानी कहा था इन्होंने कि समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया से बच्चा सीखता है और पहले मतलब सीखने के बाद विकास होता है बच्चे में। सेम जीन पियाजे के उल्टा इन्होंने बोला था, ठीक है। जीन पियाजे ने कहा विकास के बाद बच्चा सीखता है, लेकिन इन्होंने कहा था सीखने के बाद विकास होता है बच्चे में। और इन्होंने इसी सामाजिक सांस्कृतिक विकास में ही दोस्तों इन्होंने जेडपीडी यानी जो वास्तविक विकास होता है संभावित विकास के बीच जो अंतर होता है उसे जेडपीडी कहा जाता है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी मतलब इस निकटतम विकास का क्षेत्र। जेडपीडी का मतलब होता है निकटतम, ठीक है, विकास का क्षेत्र। जो आपका वास्तविक विकास संभावित विकास होता है उसके बीच का जो अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि बच्चे ने मतलब जो नंबर लाए 60, ये आप 60, अल्लाह ने तो उसको 90 सोच रखा था 90, तो ये आपका जो वास्तविक विकास हुआ, लेकिन जो सोच रखा था आपका ये संभावित विकास हुआ। जो इनके बीच यानी पास मार्किंग सपोज दैट आपकी 65 है, तो ये हो गया आपका जेडपीडी यानी निकटतम विकास का क्षेत्र। अब इसको तभी पाया जा सकता है जब किसी की सहायता की जाए बच्चे में, ठीक है। सहायता के माध्यम से उसकी उन्नति की जा सकती है, इन्होंने ऐसा बताया, यानी उसमें विकास किया जा सकता है। स्कैप फोल्डिंग एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, ढांचा यानी पार्ट इसको कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा था अस्थायी सहायता, बच्चे में अगर सहायता की जाए कर दिए बच्चे की अगर सहायता कर दी जाए तो उसको विकास तक मतलब शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। सांस्कृतिक उपकरण इन्होंने बताए थे, जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कल्चरल टूल, जो इनके कल्चरल टूल हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिगम से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी में। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो अधिगम है वो। स्टेफन क्रिसन से I+ जो 1 का सिद्धांत था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने द्वितीय भाषा का सिद्धांत दिया था, आपको ये भी पता होगा। फिर इसके बाद हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो आपका कविता पूछी गई, सूरज की चमक से कोई कविता थी। और जो पैराग्राफ था आपका बुराई पर, यानी व्यक्ति हमेशा अपनी बुराई करता रहता है, ऐसा कोई पैराग्राफ था। समानार्थी और पर्यायवाची पूछे गए हैं दोस्तों। तो तारा का मतलब जो पूछा गया था कि इसमें से कौन सा तारा की समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं, तो तामस उसमें ऑप्शन था, ठीक है। ऊँग भी था, ऊँग दोस्तों आपका तारा का पर्यायवाची होती है, तामस पर्यायवाची नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। इसके पश्चात संधि विच्छेद, अंधकार की संधि विच्छेद पूछी गई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन में। तो अंधधन का आकार, ठीक है, अंधधन आकार, तो अंधकार हो जाएगा जिसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने संधियों के बारे में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर के देख सकते हो। उत्पादन कौशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो भाषा कौशल होता है ना, देखिए भाषा कौशल आपकी देखिए 4 होते हैं ना, श्रवण, पठन, वाचन, लेखन। सबसे लास्ट में लेखन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट में लेखन होता है, पहले श्रवण होता है। तो दोस्तों श्रवण मतलब सुनना होता है। तो ये भाषा में 2 कौशल होते हैं, एक उत्पादन कौशल, एक ग्रहण कौशल। तो ग्रहण कौशल में आपके पहले 2 वाले ग्रहण में आ जाएंगे। ग्रहण का मतलब होता है बच्चा जब चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है, किसी के संप्रेषण को ग्रहण करता है, यानी सुनता है। और पठन के जब पढ़ेगा चीज़ कोई चीज़ तो अंदर ग्रहण करेगा। उत्पादन विचारों को प्रकट करना, ठीक है, विचारों अपने विचारों को प्रकट करना, यानी जब वाचन करेगा बोलेगा तो विचारों को प्रकट करेगा अपने अंदर के, लिखेगा तभी विचारों को प्रकट करेगा। तो उत्पादन में ये चीज़ होती है, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों जो आपका ये देखिए हमने अपने वीडियो में हर वीडियो में बताया है, स्कैनिंग स्कीमिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से चीज़ों को देखने से। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम जब बारीकी से पढ़ते हैं तो स्कैनिंग हुए। सरसरी निगाह से स्कीमिंग का मतलब सरसरी निगाह से पढ़ना, यानी मतलब जैसे कि पेज पलटते गए हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो वो आपका सरसरी निगाह हो जाती है। फिर इसके बाद हिंदी में मानक भाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मानक भाषा मतलब लोक भाषा जो होती है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, मानक भाषा होती है। निश्चित व्याकरण होता है इसमें, आसानी से इसको ग्रहण किया जा सके, समझा जा सके। ऐसी भाषा जिसको हम आसानी से समझ सकें, संप्रेषण में ला सकें, ठीक है, एक निश्चित व्याकरण होता है इसमें। ये पूछा गया था क्वेश्चन। प्रक्रिया लेखन चरणबद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चात आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। मैथ से जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तो आपके लीटर मिलीलीटर से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो आपको पता है 1000, ठीक है, लीटर बराबर होता है 1000 ठीक है ml, यानी मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसी क्वेश्चन शायद पूछा गया था। यानी 1 लीटर में 1000, ठीक है ना, मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है। फिर पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। पैटर्न में आपके जैसे पूछा गया था 21, 31, 41 तो 51 हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया था,
ठीक। और आपको देखिए दोस्तों सेंटीमीटर, लीटर, मीटर इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा। जैसे कि मतलब जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो 1000 ठीक है मीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें से अभी हमने बताया, ठीक, कि 1 लीटर में ठीक है 1000 ml होते हैं, यानी मिलीलीटर होते हैं। ये तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको मैथ में याद कर लीजिएगा। मैथ बहुत आसान आई थी। और फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे इनका गुणनखंड कर दिया जाए तो इनमें शून्यों की संख्या पूछी गई थी, ऐसा कुछ पूछा, या गुणनखंड का योग पूछा गया था, शायद गुणनखंड का योग पूछा गया था, ऐसा कुछ। तो अब जब गुणनखंड करोगे तो इसके बाद उनको जो आएगा गुणनखंड में, उनको जब जोड़ोगे तो उसका योग हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दशमलव का, कि इसके बाद देखिए जब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो जैसे 1 2 और 1 मतलब 4, देखिए इसको जोड़ने के बाद और इसको जोड़ने के बाद 4 अंक के पहले दशमलव हुआ, तो जब आप गुणा करोगे तो आपको 4 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव क्वेश्चन आते हैं। एकाकी कोई प्रश्न आया था कि जैसे कि मार्केट से हमने 50 रुपये में ये सामान खरीदा तो इतने रुपए में कितने का सामान होगा, ऐसा कोई प्रश्न आया था। भिन्न से प्रश्न आया था कि जैसे कोई रुपया है 300 है तो उसका 1/4 वो किसी को दे देता है, तो 1/2 और किसी को दे देता है, तो कितना उसके पास बचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद इस क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे संख्या लिखी इसको बदल दिया जाए, बदलने पर जो संख्या बनेगी, ठीक है, जैसे 4 को 5 से बदला जाए, ऐसे बदलने पर जो संख्या बनेगी उसके बाद जो ये संख्या होगी वर्तमान संख्या, उनको जोड़ने के बाद उनका योग पूछा गया था। यानी जब इसको आप बदलोगे, यानी ये जो स्थान है इनको जैसे 4 को 3 कर दिया गया और 6 की जगह पर 5 और जो है 5 की जगह पर 6 लिख देगा। अब ये जो लिखी संख्या है 4 कितने लिखे 3 4 और 6 5, इनको जोड़ना था, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो बहुत आसान है। घनाभ से देखिए प्रश्न आया, घनाभ से आता है, ये क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप इनको याद कर, और वही क्रम आया था यानी घटते हुए क्रम से। और ये देखिए ये अंतर आया था जी, घटाने पर बहुत आसान है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका कि समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 90 और गुणे 3 कर दीजिए पहले आप, 270 हो जाएगा। और इसके बाद जो है 1/3 और 90 का 1/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 त्रिको 9 यानी 30 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी मतलब 300 डिग्री हो जाएगा। ये से क्वेश्चन बना था, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बेन हीले से देखिए क्वेश्चन आता है, मतलब जो हर शिफ्ट में आता है, तो आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये ज्योमेट्री के बारे में बताए थे इन्होंने, ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं इन्होंने, मतलब जो 5 चरण बताए थे ज्योमेट्री चिंतन में, 5 स्तर बताए थे, ठीक है। पहले प्रत्यक्षकरण स्तर यानी 0 होता है, इसमें उपस्थिति के आधार पर आकृति वर्ण छांटना होता है। और फिर दूसरा इन्होंने वर्णात्मक विश्लेषणात्मक स्तर बताया था, फर्स्ट, ठीक है, बच्चा इस समय विश्लेषण चीज़ों करता है। और अमूर्त संबंध परक अनौपचारिक निगमन होता है, इस समय संबंध बनाता है, ठीक है, आकृतियों के बीच। और औपचारिक निगमन होता है, इसमें अंतर करने में सक्षम हो जाता है, आकृतियों के बीच अंतर करने में बच्चा सक्षम है, ये थर्ड वाली अवस्था है। अगणितीय दृढ़ता दोस्तों आपकी ये लास्ट वाली, इस समय जो गणितज्ञ के हिसाब से जो है चीज़ें होती हैं, जो गणितज्ञ यानी जो मतलब ज़्यादा मैथ जानते हैं, ठीक है, वो इस स्तर में होते हैं, ठीक है, ये लास्ट वाले स्तर पर, ये वाला। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप आज के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक। और जैसे भी और क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सेकेंड पेपर का एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।